आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर, एक ट्रू वार स्टोरी जो उन सोल्जर्स की हिम्मत और बलिदान दिखाती है। फिल्म ये मैसेज देती है कि फौजी की यूनिफॉर्म सिर्फ करेज नहीं, सैक्रिफाइस भी मांगती है। हर सोल्जर बॉर्डर पर जाते वक्त जानता है कि शायद लौट के ना आए, फिर भी देश के लिए खड़े रहते हैं। इसी सैक्रिफाइस की कहानी है 120 बहादुर जवानों की। वीडियो एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलो बिना डिले स्टोरी शुरू करते हैं। फिल्म हमें 1962 में ले जाती है, जब चाइना ने अक्टूबर में इंडिया पर अचानक हमला किया और धीरे धीरे लद्दाख के इंपॉर्टेंट एरियाज पर कब्जा जमाने लगा। उनका टारगेट था लद्दाख का एयर बेस। अगर वो मिल जाता तो जम्मू पर दबाव बनाना आसान हो जाता। यहीं से 120 बहादुरों की जर्नी स्टार्ट होती है। 18 नवंबर एक सोल्जर बर्फ की तूफान में भागता हुआ इंडियन कैंप तक पहुंचता है। जख्मी कम है, थका ज्यादा, बीच में बेहोश हो जाता है। आर्मी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। उसका नाम रामचंद्र है। कर्नल उससे उसकी कंपनी के बारे में पूछता है, पर राम शॉक में होता है। बस इतना बोलता रहता है कि वो अपनी मेजर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। डॉक्टर उसे सुला देते हैं। अब फ्लैशबैक दिखता है, राम 3 दिन पहले ही फील्ड में आया था। वो चार्ली कंपनी का नया रेडियो ऑपरेटर है, जिसे हाई एल्टीट्यूड का जीरो एक्सपीरियंस है। कॉल गियर भी कम है, जाके तक नहीं मिलती, सिर्फ एक गोली दे दी जाती है। जरूरत पड़ने पर उससे बताया जाता है कि चार्ली कंपनी डिसिप्लिन में थोड़ी वीक है, मस्ती ज्यादा करती है। ब्रिगेडियर चुशुल कर्नल से पूछता है कि चाइनीज अटैक को रोकने का प्लान क्या है, क्योंकि एयरबेस बचाना बहुत जरूरी है। कर्नल बताता है कि चार्ली कंपनी रिच पर तैनात है और एनिमी मूवमेंट ट्रैक कर रही है। ब्रिगेडियर को शक होता है, क्योंकि ये सोल्जर्स मोस्टली प्लेन्स में लड़ते आए हैं। हाइट पर लड़ना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, पर ये पोस्ट उन्हीं के मेजर शैतान सिंह ने चूज की है। उधर मेजर शैतान फील्ड में एनिमी चेक कर रहा होता है। उसे पता होता है कि एक चाइनीज स्नाइपर सामने छुपा है। शैतान जानबूझकर स्नाइपर के रेंज में जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि हवा उनकी साइड में है और स्नाइपर शॉट मिस करेगा। जैसे ही स्नाइपर ट्राई करता है, शैतान का सोल्जर उसे मार देता है। इसी डेयरिंग नेचर की वजह से उसे शैतान नाम मिला था। राम फाइनली चार्ली कंपनी पहुंचता है। यहाँ के सोल्जर काफी क्लोज नित है, थोड़ी मस्ती मजाक और बचपना भी होता रहता है। छोटी सी बात पर लड़ पड़ते हैं और राम बीच बचा कर भी पिट जाता है। तब मेजर आता है और सबको डिसिप्लिन और सोल्जर की जिम्मेदारी समझाता है। एक टाइम पर इनकी पूरी रेजिमेंट थी, पर डिसिप्लिन की वजह से आज सिर्फ एक बैटलियन बच गई है। मेजर राम को बताता है कि पिछला रेडियो ऑपरेटर शहीद हो चुका है, इसलिए कम्युनिकेशन का पूरा लोड अब राम पर होगा। मेजर फिर ब्रिगेडियर से मिलता है और बताता है कि लोकल लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन में बड़ा तूफान आएगा। वेदर डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं बोला, पर मेजर लोकल्स के एक्सपीरियंस पर भरोसा करता है। उसे डर है कि चाइना इसी तूफान का फायदा उठा के रेजानग्ला से अटैक करेगा। मेजर एक्स्ट्रा ट्रूप्स और वेपन्स मांगता है, पर अभी उन्हें मिल नहीं सकते। हाँ, अगर मौसम क्लियर रहा तो वेपन सप्लाई पहुंच जाएगी। परमिशन मिलने के बाद मेजर अपनी कंपनी को रेजानग्ला ले जाता है। रात को सोल्जर अपनी फैमिलीज और प्यार को याद करते हैं। उन्हें पता नहीं कि अगला सुबह क्या डिजास्टर लाएगा। मेजर शैतान भी अपनी वाइफ सुगंध को याद करता है, उनकी शादी और वो प्रोमिस की सुगंध ने दिया था कि अगर कभी शैतान शहीद हो जाए तब भी वो उस पर प्राउड फील करेगी, क्योंकि उसने देश के लिए ड्यूटी निभाई थी। नेक्स्ट डे सुबह सोल्जर्स अपनी फैमिली की यादों और छोटी छोटी होप्स के साथ उठने ही वाले होते हैं। तभी दूसरी साइड चाइना में चेयरमैन माओ ऑर्डर्स देता है कि उन्हें 3 दिन के अंदर चुशुल एयर बेस पर कब्जा करना होगा। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था, जल्द ही सीज फायर हो सकता था और जिस जमीन पर जिसकी फौज खड़ी होगी वही उनका हिस्सा माना जाएगा। चाइना विलेजेस में मिलने वाले इंडियन सोल्जर्स को पकड़कर मार रहा था और धीरे धीरे लद्दाख की तरफ बढ़ रहा था। मेजर शैतान अपनी कंपनी को लेकर रेजानग्ला 17,000 फीट पर पहुंचता है। अब रामचंद्र को समझ आता है कि जो एक गोली उसे दी गई थी वो एक्चुअली हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए थी। राम ने वो मेडिसिन नहीं ली थी, इसलिए रास्ते में बेहाल हो गया। टीम आगे बढ़ गई। मेजर गांव वालों को भी नीचे जाने को बोलता है ताकि उनकी सेफ्टी बनी रहे, पर लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। मेजर उनकी मदद करता है, इसलिए सब उसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद मेजर कंपनी को 3 ग्रुप्स में बांटकर अलग अलग पोजीशंस कवर करवाता है। उनके बीच की दोस्ती, मस्ती और मेजर का फावली एटीट्यूड क्लियरली दिखता है। थोड़ी देर में HQ से इन्फो आती है कि चाइना ने एक और पोस्ट कैप्चर कर ली है और बॉर्डर पर हैवी मूवमेंट दिख रही है। कॉन्टैक्ट ब्रेक हो चुका है। अब उन्हें खुद ही एनिमी मूवमेंट ट्रैक करना होगा। मेजर एक लिस्टनिंग पोस्ट बनवाता है एक छोटे से रास्ते पर, जहां से एनिमी के आने का सबसे ज्यादा चांस था। जब मेजर एरिया चेक कर रहा होता है, एक ब्लास्ट होता है। गांव पहुंचते ही पता लगता है कि एनिमी ने पूरा गांव काट दिया है। कुछ चाइनीज सोल्जर अभी भी नहा होते हैं। मेजर अकेला उन सबको मार गिराता है। फिर वो रिच से पूरी चाइनी बैटालियन 3,000 सोल्जर को आते देखता है।
वो इमीडिएटली कर्नल को नोटिफाई करता है, पर ब्रिगेडियर बोलता है कि HQ से ऑर्डर के बिना ना एक्स्ट्रा वेपन्स भेज सकते हैं ना रीइंफोर्समेंट। ब्रिगेडियर मेजर को वापस आने के लिए पुश करता है क्योंकि 120 सोल्जर वर्सेस 3000 एक सुसाइडल बैटल है, पर मेजर रिफ्यूज कर देता है, कहता है कि बिना लड़े पीछे हटना उसकी प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, पर वो अपनी कंपनी का डिसीजन खुद नहीं ले सकता, इसलिए सब 120 सोल्जर को सिचुएशन बताता है। जो सेफ रहना चाहे वो जा सकता है, एक भी सोल्जर नहीं छोड़ता, सब यही मिटने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि अगर ये रिज गिर गई तो चाइना का रास्ता जम्मू और कश्मीर तक सीधा हो जाएगा। प्रेजेंट में रामचंद्र को होश आ गया है। आज 21 नवंबर वार सीज फायर की वजह से रुक चुकी है। कर्नल आता है और राम से 17 नवंबर की रात का पूरा सच पूछता है। राम की बात झूठ निकली तो कोर्ट मार्शल हो सकता है, इसलिए उसे प्रूव देना होगा। राम बताना शुरू करता है। रात में टेम्परेचर -24 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे था। सडनली उनकी तरफ कुछ मूवमेंट दिखाई दी। चाइनीज सोल्जर्स ने भेड़ों पे रात में टॉर्च बांध कर छोड़ी थी ताकि हमारे सोल्जर्स उन्हें एनिमी समझकर फायर करें और अपनी पोजीशन रिवील कर दे, पर लिसनिंग पोस्ट में मौजूद एक सोल्जर ने समझ लिया कि ये एनिमल्स हैं। वो चुप रहे। थोड़ी देर में उसी रास्ते से 15-20 एनिमी सोल्जर्स आ गए। लिसनिंग पोस्ट पर सिर्फ 2 इंडियन सोल्जर्स थे। मेजर तुरंत बैकअप लेकर वहां पहुंच गया। वार ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। हमारे सोल्जर्स हाइट पर थे, पर एनिमी के पास हैवी गन्स थी। बहुत फायदा मिल रहा था उन्हें। एक हैवी ब्लास्ट में लिसनिंग पोस्ट उड़ गया। एक इंडियन सोल्जर सीरियसली इंजर्ड होते हुए भी बाकी टीम को भेज देता है और खुद ग्रेनेड से एनिमी को रोकने का डिसीजन लेता है। मेजर उसे परमिशन दे देता है। फिर मेजर एक पहाड़ का टुकड़ा ग्रेनेड से उड़ा देता है ताकि पत्थर गिरकर एनिमी लाइन टूट गया। बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स वहीं दब जाते हैं, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। में अटैक अभी बाकी था। टीम अपने शहीद साथी का दुख मनाती है। एनिमी के पास बेटर फूड, बेटर गियर, हैवी वेपन्स, हर चीज ज्यादा थी और ऊपर से 2 घंटे बाद बर्फ का तूफान आने वाला था। सोल्जर्स फिर अपनी फैमिलीज को याद करते हैं। मेजर अपने बेटे को याद करता है। सोचता है वो दिवाली पर इसका इंतजार कर रहा होगा। मेजर कहता है हम बॉर्डर पर बलिदान देते हैं, पर असली सैक्रिफाइस तो हमारी फैमिलीज करती हैं। 2 घंटे बाद तूफान शुरू हो जाता है। रेडियो भी फेल हो चुका है। ना बैकअप मांग सकते हैं ना सिचुएशन बता सकते हैं। उनके पास 3000 बुलेट्स तक नहीं थी, तो मेजर सबको हर गोली को केयरफुली यूज करने का ऑर्डर देता है और फिर एनिमी आर्मी रिज की तरफ बढ़ना शुरू करती है। मेजर ने अपने 120 जवानों को 3 प्लटून में डिवाइड कर दिया था। पहली प्लटून ऊपर वाली हाइट पर जमकर खड़ी थी, इसलिए शुरुआत में वो एनिमी को काफी देर तक रोक पा रही थी, पर चाइनीज ट्रूप्स के पास हैवी मशीन गन्स और बिग आर्टिलरी थी जिसका प्रेशर इंडियन सोल्जर्स झेल नहीं पाए। कुछ ही मिनट में फर्स्ट प्लटून ऑलमोस्ट पूरी तरह वाइप आउट हो गई। मेजर तुरंत सेकंड प्लटून के पास शिफ्ट होता है ताकि अगला वेव हैंडल किया जा सके, लेकिन दुश्मन यहां तक पहुंचते ही फिर से अपनी बिग गन्स चला देते हैं। गोलियों की गरज आकाश तक घूम रही थी। इस बीच मेजर थर्ड प्लटून को ऑर्डर देता है कि एनिमी की हैवी गन को न्यूट्रलाइज करे। सिर्फ थर्ड प्लटून के पास वो पावरफुल मिसाइल थी जो दुश्मन की उस गन को रोक सकती थी। थर्ड प्लटून अटैक स्टार्ट कर देती है, पर दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। तीनों प्लटून मिलकर भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। धीरे धीरे हर तरफ से इंडियन सोल्जर्स गिरने लगे, कोई गोलियों से, कोई हैंड टू हैंड फाइट में। गोलियों का स्टॉक खत्म होता गया, पर हिम्मत नहीं। जब अम्यूनिशन 0 हो गया तब जवान सीधे मुंह के लाठी से दुश्मनों को रोकने लगे। हर सोल्जर को पता था कि आउटकम क्या होगा, फिर भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। दुश्मन का कमांडर अपने ट्रूप्स को एक ही टारगेट देता है, मेजर को घेरो और उन्हें डाउन करो, बाकी खुद रोक जाएंगे। एनिमी सोल्जर ने मेजर के आसपास खड़े जवानों को भी मार गिराया। जितने बचे हुए इंडियन सोल्जर थे उन्होंने मेजर को कवर दिया और उन्हें पीछे की डायरेक्शन में ले गए ताकि मेजर दुश्मन के हाथ ना लगे। उन बचे हुए जवानों में रामचंद्र भी था। रामचंद्र को कभी किसी ने गोली तक नहीं मारी थी, उसे गन चलानी भी ठीक से नहीं आती थी, पर फिर भी वो मेजर के साथ खड़ा था। मेजर को देखकर ही वो हिम्मत ले रहा था, लेकिन मेजर को पता था कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए वो रामचंद्र को एक फाइनल ऑर्डर देता है, चल जा यहाँ से, जो कुछ यहाँ हुआ है वो सब लोगों तक पहुँचाना ताकि दुनिया को पता चले कि 120 जवान भागे नहीं थे, उन्होंने देश के लिए अंत तक लड़ना चूज किया। रामचंद्र मजबूरन पीछे हटा और उस हाइट से नीचे की तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद चाइना के और भी 1000 से ज्यादा सोल्जर्स वहां पहुंच गए थे, पर उन्होंने जो ऊपर देखा उससे वो भी हिल के रह गए। चारों तरफ उनके खुद के सोल्जर्स की डेड बॉडीज पड़ी थी। सिर्फ 120 इंडियंस ने उनके 1000 लोगों को रोक दिया था। चूसल वैली में तो अब और भी इंडियन ट्रूप्स मिलने वाले थे। चाइना को समझ आ गया कि आगे बढ़ना उनकी रोका
औकात के बाहर है। इसी सच्चाई को छुपाने के लिए वो अपने सारे डेड बॉडीज इकट्ठा करके चुपचाप वापस लौट गए ताकि दुनिया को कभी रियल नंबर्स पता ही न चल पाए। इंडिया की तरफ रामचंद्र की कहानी सुनकर हाई कमांड कंफ्यूज था। वो उस पर भरोसा करना चाहते थे पर बर्फ की बहुत बड़ी लेयर के नीचे बैटलफील्ड का एक भी प्रूफ नजर नहीं आ रहा था। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघलना शुरू हुई तब पूरा सच सामने आया। 120 बहादुरों की बॉडीज उन्हीं पोजीशंस में मिली जहां उन्होंने आखिरी सांस ली थी। तब जाके पूरी दुनिया ने उनका बलिदान और ब्रेवरी समझा। मेजर और सभी शहीदों को फुल मिलिट्री ऑनर दिया गया। यहीं पर मूवी का इमोशनल एंड होता है, एक ऐसा एंड जो बताता है कभी कभी सिर्फ 120 लोग एक पूरी जंग का रुख बदल देते हैं।